वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सऊदी अरब में आइंदा शाबान में मुनक्कद किया जाएगा कुरान कैलीग्राफी इंटरनेशनल कंपटीशन। सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने दी मंजूरी। दुनिया भर से उम्मीदवार होंगे शामिल। अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े ममालिक झेल रहे हैं महंगाई की मार। बरतानिया में भी महंगाई ने मचाया तहलका। अप्रैल महीने में दर्ज की गई इन्फ्लेशन की शरह 9%। ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी के दरमियान इसराइल को है अपने 2 इलाके खो देने का डर। इसराइली मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने अल जलील और अल नकब के इसराइल के हाथों से निकल जाने का जाहिर किया अंदेशा। आम आदमी को लगा महंगाई का एक और झटका। घरेलू एलपीजी के साथ साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भी हुआ 8 रुपए का इजाफा। महंगाई से हुआ बुरा हाल। गेहूं के एक्सपोर्ट को दोबारा खोल दिए जाने के लिए हिंदुस्तान पर आलमी ताकतों का बढ़ने लगा दबाव। अब हुकूमत हिंद ने कहा वैक्सीन की तरह गेहूं की नहीं होनी चाहिए कमी। और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट का कोई हुक्म जारी न करने का दिया ऑर्डर। तमाम नमाजियों को ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने की भी दे दी इजाजत। कल जुमा को होगी समाप्त। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले देखते हैं सऊदी अरब की ये खबर कि सऊदी अरब के फरमारवा खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कुरान पाक की खत्ताती के बैनुल-अक़वामी मुकाबलों की मंजूरी दे दी है। सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक मुकाबला आइंदा शाबान में मुनक्कद किया जाएगा। इसका एहतमाम किंग फहद कॉम्प्लेक्स बराए शाद कुरान मदीना मुनव्वरा की जानिब से वजारत इस्लामी उमूर व दावत व रहनुमाई की निगरानी में होगा। सऊदी वजारत इस्लामी उमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने कहा कि मुकाबले का मकसद माहिर खुशनवीसों को कुरान करीम की किताबत में मुनफरिद हुनर के मुजाहरे का मौका फराहम करना है। कुरान करीम की खताती का यह कॉम्पिटिशन बानी मुमलिकत शाह अब्दुल अजीज़ से यह मंसूब होगा। अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े ममालिक महंगाई की मार झेल रहे हैं। अब बरतानिया में भी महंगाई ने तहलका मचाया हुआ है। दफ्तर बराए कौमी शुमारियात यानी OLN की जानिब से जारी आदाद शुमार से पता चलता है कि अप्रैल के महीने में इन्फ्लेशन की शरह 9% तक पहुंच गई है, जो एक महीने पहले 7% थे। बयान में मजीद कहा गया है कि इन आदाद शुमार से जाहिर होता है कि यहाँ सार्फिन की कीमतों में महंगाई का इंडेक्स 40 साल कबल अपनी बुलंद तरीन सतह पर था। अबरानी ज़बान के एक अखबार के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा ने एक खुफिया मीटिंग में अल जलील और अल नकब के इलाकों का कंट्रोल हाथ से निकल जाने के बारे में खबरदार किया है। फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मकबूजा इलाकों से शाये होने वाले अखबार इसराइल ह्यूम ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि सियोनी हुकूमत के वज़ीर जंग बेनी गेंट्स ने एक खुफिया मुलाकात में शुमाल में अल जलील और मकबूजा जनूबी फ़लस्तीन में नकब के हाथ से निकल जाने पर शदीद तशवीश का इजहार किया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर ने गुज़िश्ता हफ्ते इसराइली पार्लियामेंट केनेसेट में काहोल लिफान पार्टी के ग्रुप के अरकान से मुलाकात के दौरान कहा था कि अगर सियोनी हुकूमत अल जलील और अल नकब में इन्वेस्टमेंट नहीं करती है तो बिलाखिर उसे 2 रियासती हल के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को कबूल करने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी वजह से दोनों इलाके हाथ से निकल जाएंगे। हमास के बैरून मुल्क उमूर के सरबराह खालिद मशाल ने कहा है कि काबिज इसराइली रियासत के साथ हमारी जंग खत्म नहीं हुई है और ये जारी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो अल-अक़सा को यहूदियाने या उसकी तक़सीम की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने अल-अक़सा TV पर एक इंटरव्यू में मज़ीद कहा कि अल-क़ुद्स और अल-अक़सा और मुक़द्दस शहर का दिफा करते हुए हमें फ़ख्र महसूस होता है। उन्होंने मजीद कहा कि काबिज रियासत फ़लस्तीनियों को शहीद करने पर नहीं रुकती, बल्कि वो शोहदा के जनाजों पर भी हमला करती है। ये दुश्मन अल-क़ुद्स में फ़लस्तीनियों की मौजूदगी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है और ये इस दुश्मन के अपने मुस्तक़बिल पर तशवीश को बयान करता है।
उधर मीडिया ज़राए ने जुनैन कैंप में सियोनी फौजियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान शदीद झड़पों की खबर दी है। अल अहद वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक सियोनी हुकूमत के फौजियों ने सुबह जुनैन के कुछ इलाकों पर यलगार करके फ़लस्तीनियों के कई घरों को मुहासर में ले लिया। जुनैन पर सियोनी फौजियों के हमले के बाद फ़लस्तीनी नौजवानों और इसराइली फौजियों के दरमियान शदीद झड़पें शुरू हो गई और फ़लस्तीनी नौजवानों ने दस्ती बमों से उनका मुकाबला किया। रिपोर्ट के मुताबिक सियोनियों ने जुनैन से मुल्हक़ा बरक़ैन कॉलोनी के एक फ़लस्तीनी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया और उसके मकान को भारी नुकसान पहुंचाया है। जुनैन और ग़र्ब उर्दन के दीगर इलाकों पर इसराइली फ़ौजियों के आज के हमले में तकरीबन 20 फ़लस्तीनी जवानों को गिरफ्तार किया गया। يا الله صوتهم بس ما تصور يا هبلة بدهم يحطوا واحد في سيارتهم وحشوه. अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव ने कहा है कि उनका मुल्क आर्मीनिया के साथ अपने ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए अमन मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार है। मिस्टर अलियोव ने अज़रबैजान लिथुआनिया बिजनेस फोरम के मौके पर बाकू में लिथुआनिया के सदर गेतानास नौसेदा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यकीनन हमने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान मामूल पर आने के अमल पर बातचीत की है। मैं जानता हूं कि सदर नौसेदा अज़रबैजान के बाद आर्मीनिया का दौरा करेंगे, इसलिए मुझे यकीन है कि दोनों जगहों का दौरा करने के बाद उनकी मुकम्मल तस्वीर होगी, लेकिन हम हाथ मिलाने के लिए तैयार है। हम आर्मीनिया के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करना चाहते हैं, हम ताल्लुकात को मामूल पर लाना चाहते हैं और दुश्मनी को दोस्ती में बदलना चाहते हैं। तुर्की ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने और मसाइल के जल्द हल की ख्वाहिश जाहिर की है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा मेवलूत चावुशोगलू ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तुर्क और अमेरिकी सदूर की मुलाकात का तस्करा किया और बताया कि अमेरिकी सदर जो बाइडन की तजवीज़ पर स्ट्रैटेजिक मैकेनिज़्म तश्कील दे दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया को दरपेश मसाइल में से जिन मामलात पर अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार किए जा सकते हैं, उन पर इस मैकेनिज़्म के ज़रिए काम किया जाएगा। वज़ीर का कहना था कि दोनों ममालिक के सदूर के दरमियान मुलाकात भी इस साल मुतवक्को है। अमेरिका ने यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में 3 महीनों के बाद अपना सिफारत खाना दोबारा खोल दिया है। अमेरिका ने रूस के 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले से कुछ दिन कबल सिक्योरिटी वजूहात के तौर पर अपना सिफारत खाना बंद कर दिया था। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सिफारत खाना दोबारा खोलने का ऐलान करते हुए कहा कि आज हम बाज़ाब्ता तौर पर कीव में सिफारती सरगर्मियां दोबारा शुरू कर रहे हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि यूक्रेनी अवाम ने हमारी सिक्योरिटी इमदाद बदौलत रूस के बिला जवाज़ हमले के जवाब में अपने वतन का दिफा किया है और इसके नतीजे में अमेरिकी परचम एक बार फिर सिफारत खाने के ऊपर लहरा रहा है। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि यूरोपीय ममालिक का फैसला ज़बरदस्ती होता है। रेडियो स्पुतनिक को दिए गए एक इंटरव्यू में वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़कारोवा ने कहा कि यूरोप के फैसलों और बयानात का इंतज़ामी मरकज़ दरहकीकत यूरोपीय इत्तेहाद के रुकन ममालिक की सरजमीन पर नहीं है। मारिया का कहना था कि यूरोपीय यूनियन के ज़िम्मेदारान के बयानात अमरीकी हिदायत के ज़ेर असर होते हैं। इस बात का जानना बहुत दुश्वार हो गया है कि यूरोपीय यूनियन के कौन से फैसले खुद मुख्तार और आज़ाद हैसियत से किए जाते हैं। यूरोपीय ममालिक के गलत मलत फैसलों के हवाले से रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान का कहना था कि उनकी हिकमत अमली क्या है, वो क्या चाहते हैं और किस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं, इन बातों को कोई नहीं समझ सकता।
श्रीलंका के नए वजीर आज़म रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका में जारी माशी बहरान की वजह से वजीर आज़म के दफ्तर के कर्ज को 12 करोड़ रुपए महीना से कम करके आधा यानी 6 करोड़ रुपए कर दिया है। सीनियर हुकाम ने बताया कि वजीर आज़म के दफ्तर पर हर महीने अंदाजन 12 करोड़ रुपए खर्च होते थे। ताहम मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए नौ मुंतखब वजीर आज़म विक्रमसिंघे ने इख्तिदार संभालने के बाद अहम कदम उठाते हुए अखराजात में कमी की और तमाम अखराजात को कम करके 6 करोड़ रुपए महीना कर दिया। अफगान सूबे बदख्शां में ख़वातीन में खुदकुशी के रुझान में इजाफा देखने में आया है। बदख्शां के महकमा सेहत के हुक्काम का बताना है कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान तकरीबन 30 अफराद को खुदकुशी की कोशिश करने पर अस्पताल लाया गया, जिनमें ज़्यादा तादाद ख़वातीन की थीं। बदख्शां अस्पताल के तर्जुमान ने कहा कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान अस्पताल लाए गए मुतासरीन में से 2 जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि दीगर की जान बचा ली गई है। गुज़िश्ता 3 महीनों में खुदकुशी की कोशिश के सामने आए केसेस में से 27 ख़वातीन और 2 मर्द थे। तर्जुमान का कहना था कि ख़वातीन में खुदकुशी के बढ़ते रुझान की बुनियादी वजह घरेलू तशद्दुद और गुर्बत है, जिसके बाद सूबे की ख़वातीन खुदकुशी जैसे इंतहाई इक़दाम को तरजीह देने पर मजबूर हैं, जबकि इसकी एक और वजह घर के सरबराह का भी मौजूदा हालात में बेरोज़गार होना है, जिससे गरीबी में इजाफा हुआ है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। आम आदमी की जेब को एक बार फिर झटका लगा है। तेल कंपनियों ने एक बार फिर घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी है। अब मुल्क में घरेलू गैस सिलेंडर 1000 रुपये से तजावुज़ कर गया। साथ ही घरेलू एलपीजी के अलावा कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर भी महंगे हो गए हैं। घरेलू एलपीजी के अलावा कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में भी 8 रुपये का इजाफा किया गया। आज से 19 किलो का सिलेंडर दारुल हुकूमत दिल्ली में 2354 रुपये, कोलकाता में 2454 रुपये, मुंबई में 2306 रुपये और चेन्नई में 2507 रुपये हो गया है। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा वी मुरलीधरन ने न्यूयॉर्क में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर एक आला सतही मीटिंग में कहा कि कोविड वैक्सीन की तरह गेहूं की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये खुराक की कीमतों में गैर माकूल इजाफे के दरमियान ज़ख़ीरा अंदोज़ी का बास बन सकता है। उन्होंने आलमी ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आज बहुत से कम आमदनी वाले मुआशरों को बढ़ती हुई लागत और ग़िज़ाई अजनास तक रसाई में दुश्वारी के 2 चैलेंजों का सामना है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान जैसे लोगों के पास जिनके पास काफ़ी ज़ख़ीरा है, उसने भी खुराक की कीमतों में गैर माकूल इजाफा देखा है। बता दें कि हुकूमत हिंद ने हिंदुस्तान से बाहर गेहूं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट को हुक्म दिया है कि वो इस मामले में अपना कोई फैसला जारी न करे। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद मामले की आज कोई समाअत नहीं होगी, बल्कि अदालत कल जुमा को सपहर 3 बजे इस मामले की समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालत को आज कोई हुक्म नहीं देना चाहिए। यह मामला जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच की समाअत की फहरिस्त में 19 पर दर्ज था। याद रहे कि मंगल को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स में मुबैना तौर पर पाए गए शिवलिंग को महफूज रखने का हुक्म दिया था। साथ ही अदालत ने यह भी कहा था कि निचली अदालत का मस्जिद में नमाज पढ़ने आने वालों की तादाद को 20 तक महदूद करने का हुक्म दुरुस्त नहीं है। तमाम नमाजियों को वहां आने की इजाज़त दी जाए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद पर जारी तनाज़े के दरमियान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर ने कहा कि वक्त आ गया है कि तारीख़ी हक़ाइक़ को सही तनाजुर में समाज के सामने पेश किया जाए।
आरएसएस के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए सुनील ने कहा, ज्ञानवापी का मसला चल रहा है, हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, मेरा यकीन है कि उन्हें सामने आना भी चाहिए। सूरत हाल कुछ भी हो, सच्चाई आखिरकार सामने आ जाएगी। ये चलता रहता है। मेरा मानना है कि अब वक्त आ गया है कि हम तारीख़ी हक़ाइक़ को माशरे के सामने सही तनाजुर में रखें। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रियासती हुकूमत बातचीत के ज़रिए गैर ज़रूरी लाउड स्पीकर को हटाने में कामयाब हुई है। अब गैर ज़रूरी लाउड स्पीकर लगाने या ऊंची आवाज़ में बजाने की शिकायत पर मुताल्लिक़ा डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरान से जवाब मांगा जाएगा। रियासती हुकूमत के तर्जुमान ने यहाँ बताया कि वज़ीर आला ने यहाँ अपनी सरकारी रिहाइश गाह पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए रोड सेफ्टी से मुताल्लिक़ जायज़ा मीटिंग की। सीएम योगी ने कहा कि लाउड स्पीकर की आवाज़ मुताल्लिक़ा अहाते में रहेगी। हम आहंगी से ये काम करके एक मिसाल कायम की है। ये सूरत हाल आगे भी जारी रहेगी। अगर दोबारा गैर ज़रूरी लाउड स्पीकर लगाने या उन्हें ऊंची आवाज़ में चलाने की शिकायत मिली तो मुताल्लिक़ा इलाके के पुलिस अफसरान, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दीगर अफसरान से इसका जवाब मांगा जाएगा। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने ओबीसी रिजर्वेशन मामले पर कांग्रेस के साबिक़ वज़ीर आला कमलनाथ पर लोगों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। मैं माननीय कमलनाथ जी से एक बात पूछना चाहता हूं, सवाल जवाब तो और चलते रहेंगे, कि जब आरक्षण के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव में गई थी तो आप अदालत क्यों गए थे? चलिए आप गए थे तो आपकी अदालत में जाने पर कोर्ट ने पिछड़ों के आरक्षण को शून्य कर दिया था और कहा था सरकार को कि बिना आरक्षण के पिछड़ों के चुनाव में जाएं। तो हम अदालत में गए, तो फिर आप अदालत में क्यों नहीं गए? चलो आप नहीं गए अदालत में, कोई बात नहीं है। अब जब अदालत ने आदेश दे दिया है कि पिछड़ों के साथ जा सकते हैं तो शून्य हट गया। अब आप भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने मिलेंगे, इतने नहीं मिलेंगे। अरे भाई, आपने तो शून्य करा दिया था, शून्य से तो ज़्यादा मिलेंगे। ये भ्रम क्यों फैला रहे हो? और अब इतना सब होने के बाद आप फिर अदालत जाने की बात कल आपने कही, तो क्यों जा रहे हो? ये स्पष्ट करो, आप जनता की अदालत से क्यों भाग रहे हो? बार बार चुनाव क्यों रुकवा रहे हो पंचायतों के, नगर पालिकाओं के? ये स्पष्ट करना चाहिए। गोलमोल बातें करके भ्रम पैदा करना ये अच्छा नहीं है। आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के मुंडका में लगी आग के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी के तीनों प्रेसिडेंट पर गैर इरादतन कत्ल का केस दर्ज करने का मुतालबा किया। इन तीनों लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। गैर इरादतन हत्या का मुकदमा इन तीनों लोगों के ऊपर दर्ज होना चाहिए। आदेश गुप्ता, मनोज तिवारी, सतीश उपाध्याय, क्योंकि ये लोग हैं जिनके संरक्षण के अंदर दिल्ली एमसीडी के अंदर खूब भ्रष्टाचार हो रहा है, खूब लूट हो रही है। और पुलिस को इस चीज की भी जांच करनी चाहिए कि ये जो लूट का पैसा है ये इनके पास जाता है या ये ऊपर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के अंदर इस लूट के पैसे को बांटते हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए। और आज अंततः जब एसडीएम की इंक्वायरी हो रही है और 3 दिन से आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो बीजेपी को यह बात माननी पड़ी है कि इसके अंदर गलती सिर्फ और सिर्फ दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की थी। अब एमसीडी ने नॉर्थ एमसीडी के अंदर 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है और एक एसओ है, एक हाउस टैक्स इंस्पेक्टर है, इनको सस्पेंड किया गया। अब क्यों किया गया आप सोचिए। लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि एरिया में कहीं पे भी कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है तो वो वहां पे देखेगा कि ये ऑथराइज्ड है या अनऑथराइज्ड है, ये लाइसेंस्ड है या बिना लाइसेंस के है। अगर बिना लाइसेंस है तो उसकी सीलिंग की कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी उसको। ये एलआई का काम होता है, उसका काम ही है। फैक्ट्री इंस्पेक्टर का क्या काम है? उसको देखना है मेरे एरिया में कहीं पे भी अनऑथराइज्ड फैक्ट्री तो नहीं चल रही। अगर अनऑथराइज्ड फैक्ट्री चल रही है तो उसको उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने भी कार्रवाई नहीं की। तीसरा है हाउस टैक्स।
हाउस टैक्स इंस्पेक्टर की अधिकारियों की जिम्मेदारी है देखना ये बिल्डिंग अगर इतने सालों से रेजिडेंशियल का हाउस टैक्स भर रही है, ये प्रॉपर्टी टैक्स जो जमा कर रहे हैं रेजिडेंशियल की कैटेगरी में जमा कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी कैसे चल रही है? तो टैक्स की भी चोरी हो रही है, पूरा अनऑथराइज काम भी चल रहा है। इसलिए 3 छोटे अधिकारियों को, ये सबसे निचले स्तर पे अधिकारी होते हैं इंस्पेक्टर, इनको सस्पेंड कर दिया, बेचारों की इनकी गर्दन नाप दी। और जो बड़े बड़े भाजपा के मेयर हैं, स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, लीडर ऑफ हाउस हैं, उनको इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। आदेश गुप्ता को छोड़ दिया, जो 3 दिनों से इन लोगों की वकालत कर रहे थे, आदेश गुप्ता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इन 3 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। हमारी मांग है भाजपा के दिल्ली के तीनों अध्यक्षों के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। इन 3 अधिकारियों की सस्पेंशन से यह बात साबित हुई कि इन 28 लोगों की मौत के जिम्मेदार दिल्ली भाजपा के 3 लोग हैं, आदेश गुप्ता, मनोज तिवारी और सतीश उपाध्याय। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अफसर के हैदराबाद में एक मुआयने के दौरान मौत हो गई। 51 साल आईबी के असिस्टेंट डायरेक्टर कुमार अमरेश साइबराबाद कमिश्नरेट जोन में ऑडिटोरियम की सिक्योरिटी की जांच कर रहे थे। ये वाकया माधापुर थाना इलाके के शिल्पा कला वैदिका का है। यहाँ आईबी अफसर कुमार अमरेश वीवीआईपी के दौरे के लिए ऑडिटोरियम में सिक्योरिटी चेक कर रहे थे कि गलती से उनका पांव फिसल गया, जिससे वो नीचे गिर गए और उनके सर पर शदीद चोट आई। उन्हें करीबी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान शाम को उनकी मौत हो गई। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि आईबी के अफसरान, दिगर अफसरान और पुलिस एहलकारों के साथ वो मुआयना कर रहे हैं। इस दौरान अचानक उनका पांव फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। उन्हें गिरता देखकर पुलिस वाले उन्हें देखने के लिए भागे, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सऊदी अरब में आइंदा शाबान में मुनक्कद किया जाएगा कुरान कैलीग्राफी इंटरनेशनल कंपटीशन। सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने दी मंजूरी, दुनिया भर से उम्मीदवार होंगे शामिल। अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े ममालिक झेल रहे हैं महंगाई की मार। बरतानिया में भी महंगाई ने मचाया तहलका। अप्रैल महीने में दर्ज की गई इन्फ्लेशन की शरह 9%। ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी के दरमियान इसराइल को है अपने 2 इलाके खो देने का डर। इसराइली मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने अल जलील और अल नकब के इसराइल के हाथों से निकल जाने का जाहिर किया अंदेशा। आम आदमी को लगा महंगाई का एक और झटका। घरेलू एलपीजी के साथ साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भी हुआ 8 रुपए का इजाफा। महंगाई से हुआ बुरा हाल। गेहूं के एक्सपोर्ट को दोबारा खोल दिए जाने के लिए हिंदुस्तान पर आलमी ताकतों का बढ़ने लगा दबाव। अब हुकूमत हिंद ने कहा, वैक्सीन की तरह गेहूं की नहीं होनी चाहिए कमी। और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट का कोई हुक्म जारी न करने का दिया ऑर्डर। तमाम नमाजियों को ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने की भी दे दी इजाजत। कल जुमा को होगी समाप्त। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीपीएन चैनल।